ये नॉर्मल सा दिखने वाला सिंपल सा लड़का जो सिर्फ ड्रग्स बेच कर अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया और गवर्नमेंट के आदमियों को भी खरीद लिया। अब इसने ये सब कुछ कैसे किया जानेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बम्पी नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर है जिसके साथ उसका राइट हैंड है जिसका नाम है फ्रैंक लूकस। अभी इन लोगों ने एक आदमी को कुर्सी से बांधा हुआ है और फिर थोड़ी देर के बाद फ्रैंक लूकस इस आदमी को जिंदा जला देता है और ऐसा करने के लिए उसके बॉस बम्पी ने कहा था। फ्रैंक बम्पी की कोई बात नहीं टालता, इसलिए बम्पी उस पर इतना भरोसा करता है। बम्पी और फ्रैंक दोनों बहुत समय से एक साथ हैं और बम्पी फ्रैंक को अपने बेटे की तरह मानता है। वो हर एक चीज उसे सिखाता है और बाकी लोगों को भी ये बात पता है और सब जानते हैं कि अगर किसी ने फ्रैंक से पंगा लिया मतलब कि वो बम्पी से पंगा ले रहा है। बम्पी फ्रैंक को हमेशा नई नई बातें सिखाता रहता था। एक दिन जब वो दोनों बाजार में होते हैं तो बम्पी फ्रैंक से कहता है कि पूंजीवाद बर्बाद करते जा रहा है पूरे समाज को। जितने भी गरीब लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। वो उसे लेकर के जाता है एक टीवी के शोरूम में और बताता है कि जब से ये बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं ये डायरेक्ट कंपनी से माल उठाती हैं और बीच के सारे लोग गायब हो गए हैं जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। जब वो ये बातें बता रहा होता है तभी अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है और यहीं पर बम्पी की मौत हो जाती है। बम्पी की मौत से फ्रैंक बहुत उदास है। उसके मर जाने के बाद सभी लोग उसके फ्यूनरल में आते हैं लेकिन सबको देख करके ऐसा लगता है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा बम्पी की मौत का। उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी और फ्रैंक इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जिस धंधे में ये लोग हैं इसमें ऐसा ही होता है और बाकी लोगों का ये व्यवहार देखकर अब फ्रैंक को भी ऐसा लगता है कि ये लोग इसकी इज्जत नहीं करने वाले क्योंकि वो समझ चुके हैं कि फ्रैंक के सर से बम्पी का हाथ उठ चुका है। अब फ्रैंक कुछ भी नहीं है। इन सारी चीजों को फ्रैंक महसूस कर ही रहा होता है तभी बम्पी का एक आदमी आकर के उससे बोलता है कि बम्पी तुम्हें बहुत मानता था, हम जब भी उससे बातें करते वो तुम्हारी ही बातें किया करता, उसने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भी छोड़े हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लोग बम्पी के मरने से काफी खुश हैं क्योंकि उन लोगों ने बम्पी से पैसे ले रखे थे और अब उन्हें लगता है कि वो पैसे उन्हें नहीं देने पड़ेंगे। इन सारी बातों को सुनने के बाद फ्रैंक कहता है कि वो सारे पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। बम्पी की किसी भी चीज को कोई नहीं रख सकता। अब फ्रैंक अपने काम में लग जाता है। वो जानता है कि उसको अपना नाम अब खुद ही बनाना पड़ेगा और जो वो छोटे मोटे धंधे चलाया करता था उसको वैसे ही चलने देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक और गैंगस्टर को जिसका नाम है टैगो जो कि आता है फ्रैंक के पास। उसे कहता है कि जो भी धंधा तुम यहाँ पर कर रहे हो उसमें से 20% का टैक्स तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, फिर तभी तुम इस धंधे को चला पाओगे। फ्रैंक समझ जाता है कि बम्पी की मौत के बाद अब ये सब के सब अपनी औकात पे आएंगे और इन्हें लगता है कि वो उसे डरा सकते हैं। फ्रैंक टैगो से कहता है कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला और ये कहते ही सिग्मा स्टाइल में वो निकल जाता है। और फिर वो बैठकर सोचता है कि जो काम वो अभी कर रहा है उससे वो कभी भी उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और छोटे मोटे गुंडे आकर के उसे धमकाते रहेंगे। उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो अपने ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाना चाहता है। इसी बीच उसका कजन लेकर के जाता है उसे बाहर। ये वो वक्त है जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था। युद्ध से कुछ सिपाही लौट करके आते हैं जो कि फ्रैंक के कजन के दोस्त होते हैं। फ्रैंक उन्हें ड्रग्स देता है और जब वो लोग ड्रग्स को ट्राई करते हैं तो वो बोलते हैं ये क्या मजाक है, ये ड्रग्स तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो ड्रग्स हम वियतनाम में लिया करते थे उसके सामने ये पानी है, तुम्हें एक बार उस ड्रग्स को ट्राई करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब तक यहाँ पर जितना भी ड्रग्स आता था वो सारा कोलंबिया से आता था और उसके मिडिलमैन कोई और नहीं बल्कि इटालियन माफिया थे, इसलिए ड्रग्स बहुत महंगा और मिलावटी था। अब फ्रैंक चाहता है कि सीधा साउथ एशिया से लेकर के आए, यानी अमेरिका के वियतनाम से, और अब फिर वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। फिर उसको अचानक बम्पी की याद आती है कि उसने मरने से पहले क्या कहा था कि कैसे पूंजीवादी समाज को बर्बाद कर रहे हैं। वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं जिससे बिचौलियों का काम खत्म हो जाता है। अब फ्रैंक भी यही करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वियतनामी और उसके बीच कोई भी बिचौलिया आए। वो वियतनाम से खुद जाकर के ड्रग्स लाना चाहता है ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके और वो प्योर भी हो। वो तुरंत कांटेक्ट करता है अपने कज़न से जो वियतनाम में अभी भी युद्ध लड़ रहा है और जाकर के पहुंच जाता है उसके पास। उसका कज़न मदद करता है उसके सप्लायर को ढूंढने में। भगवान करे ऐसा कज़न सबको मिले। बहुत दिनों तक ये लोग ऐसे ही सप्लायर को ढूंढते रहते हैं और फ्रैंक यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग लेकर के पहुंचा हुआ है $4 लाख,
जिसमें उसने प्लानिंग की है कि वो 100 किलो ड्रग्स खरीदेगा। ये लोग वियतनाम के जंगल में ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर थोड़े समय के बाद इन्हें एक किंग पिंग नजर आता है जिसके पास 100 किलो ड्रग्स है। फ्रैंक जाकर के उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। वो आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित तब होता है जब उसे पता लगता है कि फ्रैंक खुद खरीदने आया है। वो किसी के लिए भी काम नहीं करता, वो खुद ही मालिक है। यहाँ पर बैठा आदमी उससे कहता है, मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर बैठे बैठे 100 किलो ड्रग्स दे दूंगा, तुम उसकी पेमेंट भी लेकर के आए हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम अमेरिका इन सारे ड्रग्स को लेकर के जाओगे कैसे। और फिर फ्रैंक कहता है कि ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और कुछ दिन बाद मैं दोबारा खरीदने आऊँगा, उसकी तैयारी करो। यहाँ से निकलते ही दोबारा मिलता है अपने कज़न से और उसके मिलिट्री के बाकी साथियों को भी कुछ पैसे खिलाता है। फिर वो चला आता है अमेरिका। तब हमें उसकी एक मास्टर प्लानिंग पता लगती है। वियतनाम के युद्ध के दौरान जितने भी सिपाही मारे जाते हैं उनको एक ताबूत में डाल करके वापस अमेरिका भेजा जाता है उनके सामान के साथ। और जिन सिपाहियों को फ्रैंक ने वहाँ पर खरीदा था वो सारे के सारे ड्रग्स को उन ताबूतों में छुपा देते हैं। जैसे ही कार्गो प्लेन अमेरिका आता है, बड़े ही आसानी के साथ फ्रैंक सारे ड्रग्स को बाहर निकाल लेता है। अब उसके पास 100 केजी ड्रग्स हो जाते हैं, वो भी प्योर। और ऐसा ड्रग्स अमेरिका ने कभी नहीं टेस्ट किया होगा। और वो अपने ड्रग्स का नाम भी रख देता है ब्लू मैजिक, और फिर हर जगह बेचने लगता है। और जो इस ड्रग्स को एक बार चखता है वो पागल हो जाता है, वो दोबारा किसी दूसरी ड्रग्स को ट्राई ही नहीं करता। और फिर देखते ही देखते ये बात पूरे न्यूयॉर्क में फैल जाती है। सारे जंकियों की भीड़ लग जाती है और सारे ब्लू मैजिक को ट्राई करना चाहते हैं। ये ड्रग इतनी तेजी से बिकने लगता है कि फ्रैंक इससे 100 गुना प्रॉफिट बनाता है। जो $4 लाख का वो लेकर के आया था, अब उसके पास करोड़ों डॉलर्स जेब में पड़े हैं। अब फ्रैंक का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। अब वो जल्दी से यहाँ का सबसे अमीर आदमी बनने वाला था। अब उसे भरोसेमंद लोग चाहिए और ये परिवार के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। वो नॉर्थ कैरोलिना जाता है और अपने पूरे खानदान को लेकर के चला आता है। उसके बहुत सारे कजिन्स भी उसके साथ आते हैं। वो सारे लोग इस बिजनेस में अब उसकी मदद करने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिची रॉबर्ट्स नाम के एक पुलिस वाले को, जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और उसकी ईमानदारी ही उसकी दुश्मन बनती जा रही है, क्योंकि इस वक्त के सारे पुलिस वाले करप्ट हो चुके हैं। थोड़े समय पहले रिची को एक नोटों से भरी हुई गाड़ी मिली। तब उसके पार्टनर्स ने उसको बहुत समझाया कि उन्हें उन पैसों को टपका लेना चाहिए, मगर रिची ने ऐसा नहीं किया और सारे पैसों को लेकर के वो पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन जब रिची इन चीज़ों को देखता है कि कितने सारे करप्ट पुलिस वाले भरे पड़े हैं, उसका मन होता है कि वो डिपार्टमेंट को छोड़ दे। इसलिए वो नौकरी के साथ साथ लॉ की पढ़ाई भी कर रहा है, ताकि वो एक वक्त के बाद नौकरी छोड़ करके लॉयर बन जाए। एक दिन अचानक उसके साथी का उस पर कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने गलती से एक आदमी को मार डाला है। अब फिर रिची वहां पर पहुंच जाता है और अपने साथी की मदद करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, उसे पता चलता है कि उसका साथी ड्रग्स के नशे में चूर है, यानी कि जानबूझ के उसने उस आदमी को मारा होता है। ये कोई इनकाउंटर नहीं था। रिची कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। उसका साथी उसके सामने गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि रिची नहीं मानने वाला। वो चलती गाड़ी से कूद करके भाग जाता है। अब रिची उसे हर जगह ढूंढ रहा है और फिर थोड़े समय के बाद उसे अपने पार्टनर की लाश मिलती है। और फिर जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर हीरोइन की ओवरडोज से मारा गया। इस बात से रिची बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो उसका पार्टनर था। रिची नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो। रिची जरूर उसको गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन ऐसा अंत होगा उसने सोचा नहीं था। तभी उसे ब्लू मैजिक नाम का एक कवर मिलता है और फिर पुलिस वाले बताते हैं कि इसी हीरोइन को खाकर मर गया है ये, और ये वही कंपनी है जिसे फ्रैंक चलाता है। अब रिची ढूंढना चाहता है ब्लू मैजिक के मालिक को और फिर वो ज्यादातर लोगों से कट जाता है। तब एक दिन उसके पास एक फेडरल ऑफिसर आता है और कहता है कि हम नारकोटिक का एक अलग नया ब्यूरो बना रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ ईमानदार ऑफिसर चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टीम को तुम लीड करो। तुम्हारे पास फ्री हैंड होगा, तुम जिसे चाहोगे वही टीम में काम करेगा। तुम्हें हम में से किसी को भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करोगे और छोटे मोटे सप्लायर से मत उलझो, सीधा बड़ी मछली पकड़ो, जो इन सारी चीजों को लेकर के शहर में आ रहे हैं। अब उसकी एक नई टीम बन चुकी है जो कि बिल्कुल तैयार है और अब फिर ये बैठ करके योजना बनाते हैं कि ये कैसे पकड़ेंगे ब्लू मैजिक के ओनर को। तब अलग अलग जगह फैल जाते हैं, जिसमें से आधे अंडरकवर ऑफिसर हैं। और फिर कुछ समय के बाद इन्हें पता चलता है कि ब्लू मैजिक सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में बिक रहा है। बहुत ही तेजी से ये बिजनेस बढ़ा हुआ है।
जैसे ही ये लोग ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, इन्हें पता लगता है कि ये ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा प्योर है, इसलिए लोग इतनी तेज़ी से मर रहे हैं इसको खाने के बाद। और अब इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा मास्टरमाइंड है जो इस चीज़ को अमेरिका में ला रहा है और इतने सारे लोगों तक पहुंचा भी रहा है। अब रिची कैसे भी पकड़ना चाहता है ब्लू मैजिक के ओनर को, और अभी भी उसे नहीं पता कि इसका ओनर कौन है। दूसरी तरफ फ्रैंक अब बहुत ज्यादा पैसों का मालिक बन चुका है। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है। हर एक बड़े लोगों से उसका कांटेक्ट है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे पॉलिटिशियन, हर कोई उसके सामने बैठता है। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हर जगह उसका कब्जा है क्योंकि उसके पास भरोसेमंद लोग हैं, और वो भरोसेमंद लोग और कोई नहीं बल्कि उसके कजन्स हैं। वो जहाँ भी जाता है उसे लोग सलाम करते हैं। एक दिन फ्रैंक बाहर बैठा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है टैगो पे। टैगो को देखने के बाद उसे अपना अपमान याद आता है कि उस दिन वो कैसे धमका रहा था 20% टैक्स के लिए। फ्रैंक अब बाहर आ जाता है और टैगो को देख करके कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ पर धंधा कर रहे हो तो तुम्हें मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। टैगो इसकी बातें सुनने के बाद हंसने लगता है कि आखिर फ्रैंक ये क्या बक रहा है। उसे देख करके और भी लोग हंसने लगते हैं, और फिर तुरंत फ्रैंक अपनी जेब से बंदूक निकालता है और उसके सिर पर एम कर देता है, और फिर तुरंत ही गोली भी मार देता है। अब हेडशॉट के साथ टैंगो की मौत हो जाती है, जिसे देख करके सारे लोग समझ जाते हैं कि अब कोई फ्रैंक के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तेजी से ये बात हर जगह फैल जाती है कि फ्रैंक अब आम आदमी नहीं रहा। सारे गैंगस्टर भी उससे डरते हैं, सब उससे प्यार से बात करते हैं क्योंकि सबको वो ड्रग्स चाहिए जो फ्रैंक के पास है। अब फ्रैंक के थ्रू ये सारा ड्रग्स पूरी दुनिया में जाता है, और फिर हम देखते हैं फ्रैंक की मुलाकात होती है जूलियन नाम की एक खूबसूरत लड़की से। उसे देखते ही उस पर फ्रैंक फिदा हो जाता है, और ये दोनों एक डिसीजन लेते हैं कि ये बहुत जल्द एक हो जाएंगे। फ्रैंक की ज़िंदगी बहुत ही आराम से बीत रही थी, तभी एक दिन उसका साथी पार्टी में झगड़ा कर लेता है, और झगड़े में बंदूक निकालकर वो एक आदमी के पैर पर शूट कर देता है। इस चीज़ को देखने के बाद फ्रैंक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो सबकी क्लास लगाता है। वो सबको समझाता है कि अगर इतने समय से हम लोग धंधा कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, क्योंकि हम कभी भी हंगामा नहीं करते और हम लोगों की नज़रों में नहीं आते। हम महंगे सूट नहीं पहनते और ना ही हवाबाजी करते हैं, इसलिए हम लोगों की नज़रों से बचे हुए हैं। तो चाहे कुछ भी करो, लेकिन कभी भी किसी के नज़रों में नहीं आना है। दूसरी तरफ रिची यहाँ पर अपने काम में लगा हुआ है। वो दिन रात सिर्फ ब्लू मैजिक के मालिक को ढूंढ रहा है कि आखिर ये टट्टू है कौन, और कहाँ से ड्रग्स लेकर के आ रहा है और कहाँ सप्लाई करके चला जा रहा है। और फिर इसी बीच उसे पता लगता है एक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, जिसमें एक ब्लू मैजिक की डील होती है। और फिर रिची अपना नाम रिकमेंड करता है कि वो जाकर के इस डील को करेगा। वो गवर्नमेंट से पैसे उठाता है और चला जाता है डील करने के लिए, लेकिन डील होने से पहले ही एक पुलिस वाला आकर के अपनी टीम के साथ उसे पकड़ लेता है, जिसका नाम है ट्रूपो। ट्रूपो एक करप्ट पुलिस वाला है। वो ऐसे ही पैसे खाते रहता है लोगों के, और जब रिची देखता है कि उसके सारे पैसे जा रहे हैं तो वो सच्चाई बताता है ट्रूपो को कि वो पुलिस वाला है और वो एक क्रिमिनल को पकड़ने आया है। और इस चीज़ को सुनने के बाद ट्रूपो पैसे वापस कर देता है और कहता है कि अगली बार अगर तुम यहाँ आए तो पहले हमें बता देना, क्योंकि ये हमारा इलाका है, कोई भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं घूम सकता। और फिर रिची देखता है कि ट्रूपो की कार कितनी महंगी है। ये देख करके रिची समझ जाता है कि ट्रूपो एक करप्ट पुलिस वाला है और उसने घूस के पैसों से ही इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली, वरना मामूली तनख्वाह पाने वाला इंसान इतनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि कभी भी महंगे कपड़े नहीं पहनता, मगर वो अपनी लड़की को मतलब जूलियन को बहुत ही महंगे महंगे तोहफे देता है। तब एक दिन जूलियन उसके लिए बहुत ही महंगे कपड़े लेकर के आती है और कहती है कि इन कपड़ों को पहन करके तुम फाइट देखने चल रहे हो, मोहम्मद अली की फाइट होने वाली है। और फिर प्यार में अंधा होकर के फ्रैंक मान भी जाता है और उसे फ्रंट रो की सीट भी मिल जाती है। और फिर वो जैसे ही बैठता है और फिर सारे लोगों की नज़र पड़ती है फ्रैंक पे पहली बार, क्योंकि उसने बहुत ही महंगे कपड़े पहन रखे हैं और कपड़ों की कीमत इतनी होती है जितने में 2-3 घर आ जाएं। और आज से पहले किसी को पता भी नहीं था कि फ्रैंक ल्यूकस कौन है, और अब फ्रैंक ल्यूकस सबकी नज़र में आ गया है, चाहे वो न्यूज़ वाला हो चाहे कोई पुलिस वाला हो, सबने उसकी शक्ल देख ली है। और अब कहीं ना कहीं रिची को शक हो जाता है फ्रैंक पे। अब वो सारी चेन मिलाने लगता है, लेकिन फ्रैंक यहाँ पर बहुत ही चालाक है। उसने अपने बिजनेस को ऐसे सेट करके रखा है कि कोई भी उस पर शक ना कर पाए और ना ही किसी को कोई सबूत मिले। फ्रैंक दिन भर बैठकर अपना लीगल काम करता है और उसके कजन्स सारे इलीगल काम संभालते हैं। और जब रिची को कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो एक नई प्लानिंग करता है कि वो अपने किसी आदमी को भेजेगा
फ्रैंक की गैंग में। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंक की शादी हो चुकी है और जब शादी से वो वापस आ रहा होता है तभी ट्रूपो उसकी कार रुकवा देता है और कहता है कि जितने पैसे मुझे मिल रहे थे अब उससे ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम कितना कमा रहे हो, इसलिए मुझे अब स्पेशल कमीशन चाहिए। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि फ्रैंक इतना महंगा कोट पहनकर वहाँ चला गया था। ट्रूपो यहाँ पर सबकी इंसल्ट करने लगता है। फ्रैंक गुस्से में घर वापस आता है और सबसे पहले उन कपड़ों को जला देता है और वो गुस्से में चुप नहीं बैठने वाला। वो अगले दिन ट्रूपो की गाड़ी में ब्लास्ट करा देता है और फिर अगली बार जब ट्रूपो से मुलाकात होती है तो वो कहता है कि अगली बार औकात में, क्योंकि तुम्हारा घर मेरे पैसों से चल रहा है और जिन्हें मैं पैसे देता हूँ वो मेरे सामने झुकते हैं, और अगर एक बार और तुमने बदसलूकी की तो तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ तुम्हारा घर भी उड़ेगा जिसमें तुम भी हो सकते हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद ट्रूपो काफ़ी डर जाता है और अब फ्रैंक को कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को खरीद के रख लिया। हर एक महीने वो सबको पैसे भिजवा देता है ताकि सबके मुंह पर ताला लगा रहे। धीरे धीरे उसे पता लगने लगता है रिची के बारे में कि वो रिची को नहीं खरीद सकता। तब डिपार्टमेंट के सारे लोग आते हैं रिची के पास और अलग अलग तरीके से उसे धमकी देते हैं ताकि वो फ्रैंक का पीछा छोड़ दे, मगर रिची इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला और ना ही वो बिकाऊ है। समय ऐसे ही बीतते रहता है। रिची अपने सबूतों को ढूंढ रहा है और फ्रैंक अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, लेकिन अब फ्रैंक के सिर पर हमेशा ही एक खतरा मंडराने लगता है। उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। वो कभी भी बाहर नहीं जाता और क्रिसमस में उसकी पत्नी कहती है कि आज तो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, और फिर दोबारा फ्रैंक पोपट मान जाता है। बाहर जाने के बाद वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है कुछ गुंडे आकर के उसकी गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। तो फिर फ्रैंक भागता हुआ जाता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए और इसी बीच उसको एक गोली भी लग जाती है। फ्रैंक बहुत ही गुस्से में घर आता है और अगले दिन वो पहुंचता है डोमिनिक के पास और फिर उससे कहता है कि मुझ पर किसने हमला किया, अगर मैं इतना पावरफुल हूँ तब दिन दिहाड़े मुझ पर गोली कैसे चल गई। तो फिर डोमिनिक उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अब बहुत बड़े बन चुके हो, बड़े बड़े लोगों के साथ साथ तुम छोटे लोगों के भी दुश्मन बन चुके हो और छोटे लोग गोलियां चलाने से पहले सोचते नहीं हैं। थोड़ा समय दो, हम पता करके निकालते हैं कि कौन था वो। अब तुम्हें बस सिर्फ चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब ट्रूपो पहुंचता है रिची के पास और उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि फ्रैंक पर गोलियां किसने चलवाई। वो रिची से कहता है कि तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा, तुम भी मिल जाओ फ्रैंक के साथ। तब रिची ट्रूपो को एक ही बात कहता है कि अगली बार फोन करके आना, आओगे तो मैं तुम्हें लात मारकर भगा दूंगा। ट्रूपो को अपना जवाब मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि रिची बिकाऊ नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर फ्रैंक की असली मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे पता चलता है कि अमेरिका और वियतनाम का युद्ध खत्म होने वाला है। उनके बीच शांति समझौता होने वाला है और अगर एक बार ये युद्ध खत्म हो गया तब वो इतनी आसानी से वियतनाम से ड्रग्स नहीं ला पाएगा। अब फ्रैंक की हालत खराब हो चुकी है। वो तुरंत जाता है वियतनाम और जितना ज़्यादा ड्रग्स हो सके वो आखिरी बार अमेरिका लेकर आने की सोचता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक के उसी साथी को देखते हैं जिसने पार्टी में हंगामा किया था और एक बार वो फिर से नशा करता है और गोली मार देता है अपनी ही पत्नी को। और इधर रिची ने भी अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। वो गिरफ्तार कर लेता है। वो पुलिस स्टेशन लेकर आता है और बताता है कि तुम्हें कम से कम 15 साल की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम फ्रैंक के लिए काम करते हो। अगर तुम हमारे गवाह बन गए तो मैं तुम्हें रिहा करवा दूंगा, तुम्हें एक दिन की भी सजा नहीं होगी। अब ये आदमी मान जाता है। अब ये वायर पहनता है और सारी खबरें पहुंचाने लगता है रिची के पास। थोड़े समय के बाद फ्रैंक कॉल करता है अपने कज़न के पास और बता देता है कि कौन से कार्गो प्लेन से सारा का सारा ड्रग्स आ रहा है। वो सीरियल नंबर भी बता देता है, जिस सीरियल नंबर को ये आदमी नोट करके बता देता है रिची को, और फिर रिची ये नंबर सारी गाड़ियों से मैच करवा लेता है, मगर ये सीरियल नंबर कहीं भी मैच नहीं होता। पर यहाँ पर रिची नहीं रुकने वाला और वो थोड़ी और मेहनत करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कार्गो प्लेन है जिसके अंदर लाशें आ रही हैं सिपाहियों की। वो तुरंत वहां पहुंच करके पूरे प्लेन की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अब अंत में वो सारे ताबूतों को खुलवाने लगता है, जिसे देख करके सिपाही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इन सारे सिपाहियों ने अपने देश के लिए जान दी है और तुम उनकी लाशों का मजाक बना रहे हो। और यहाँ पर रिची के सीनियर्स भी उसे मना करते हैं, इसलिए रिची यहाँ पर रुक जाता है। मगर रिची की अगली प्लानिंग तैयार है। वो अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही लाशें मुर्दा घर में जाएं, तुम लोग तलाशी शुरू कर देना। उधर ट्रूपो को भी ये बात पता लग जाती है। वो समझ जाता है कि फ्रैंक का अंत आ चुका है, लेकिन ट्रूपो को पता है कि फ्रैंक के घर पर पैसा हो सकता है। वो अपनी आखिरी बाजी मारना चाहता है। वो उसके घर के अंदर घुस करके हर जगह तलाशी लेने लगता है ताकि सारा का सारा कैश वो अपने घर ले जाए।
इस बीच जैसे ही उसकी पत्नी आती है वो उसे थप्पड़ मार देता है। बाहर उसे एक डॉग हाउस नजर आता है और उसके साइड में जब वो खुदाई करना स्टार्ट करता है तो उसको वहां पर बहुत सारा कैश मिलता है। और यहाँ पर ये कुत्ता बहुत तेजी से भौंक रहा था जो कि फ्रैंक का था। अब यहाँ पर फ्रैंक वापस आता है और जैसे ही उसे सारी चीजें पता लगती हैं वो बंदूक लेकर के जाता है ट्रुपो को मारने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है ये गलती मत करना, अभी तक जिंदा हो और पुलिस वालों ने तुम्हें अभी तक नहीं पकड़ा, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुमने किसी का खून नहीं किया, खास करके किसी पुलिस वाले का। अगर तुमने ट्रुपो को मारा तो सारी चीजें बदल जाएंगी, तुम अपने परिवार को खो दोगे, रुक जाओ। तब फ्रैंक रुक जाता है। दूसरी तरफ हम रिची के लोगों को देखते हैं जो मुर्दा घर के बाहर होते हैं। थोड़े समय के बाद वो देखते हैं कि फ्रैंक के सारे कजन्स वहां पर आ रहे हैं। वो ताबूतों के अंदर से सारे ड्रग्स को बाहर निकालते हैं और लेकर के जाना शुरू कर देते हैं। रिची चुपके से उनका पीछा करता है कि आखिर ये सारा ड्रग्स जाता कहाँ है। अंत में उसे पता चल जाता है इनके गोदाम के बारे में। अगले दिन वो अपने सीनियर को कॉल करके बोलता है और अपनी पूरी टीम के साथ घुस जाता है गोदाम के अंदर और घंटों तक वहां पर गोलीबारी होती रहती है, मगर अंत में रिची सारे ड्रग्स और सारे पैसों पर कब्जा कर ही लेता है। यहाँ पर फ्रैंक के कुछ कजन्स भी मारे जाते हैं और फिर अंत में फ्रैंक गिरफ्तार होकर के जाता है जेल में। अब उस पर मुकदमे की शुरुआत हो चुकी है। रिची खुद इस केस को लड़ रहा है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो जानता है कि कोई भी वकील बिकाऊ हो सकता है, वो जानबूझ के केस हार जाएगा। वो जाकर आमने सामने बैठता है फ्रैंक के और यहाँ पर फ्रैंक अपने दिमाग का सारा जोर लगा देता है, मगर रिची नहीं टूटने वाला। अंत में वो रिची को कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम इस बात की गारंटी दो कि मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा और उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब मैं सारे गैंगस्टर्स के बारे में बताने को तैयार हूँ। रिची मान जाता है, मगर उसकी एक ही शर्त है कि सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वालों के बारे में भी बताना पड़ेगा, जिसने कभी तुमसे $1 से लेकर 1 लाख या फिर कितने भी रुपए क्यों ना लिए हों, मुझे सबका हिसाब दो। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं फ्रैंक भी बहुत खुश होता है कि रिची सच में ईमानदार है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो गैंगस्टर्स हों चाहे वो उसके डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो। फ्रैंक एक एक करके सारी पोल खोलना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे सबकी गिरफ्तारी होने लगती है और जब ये बात पता चलती है ट्रुपो को तो उसको पता चल जाता है कि वो लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला है और वो जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपनी जान खुद ले लेता है और फ्रैंक को लास्ट सजा सुनाई जाती है जो कि 70 साल की होती है और उसके साथ साथ उसके पास 25 करोड़ की प्रॉपर्टी भी होती है जिसको सीज कर दिया जाता है। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है बुरे का अंजाम बुरा ही होता है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।